किरोड़ीलाल जी मीणा जब निकलते हैं सड़कों पर, आपको पता है कैसे जनसैलाब उमड़ता है। ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच में हैं और कृषि मंत्री के रूप में, पंचायत राज्य मंत्री के रूप में बहुत सारा काम राजस्थान में आपको देने वाले हैं। गांव के विकास का काम आपके पास आया है और मैं ऐसे व्यक्ति के स्वागत के लिए मैं एक बार इनको याद करना चाहता हूं। हरलाल सिंह जी खर्रा, राजस्थान के किसानों के नेता, कई बार विधायक रहे, मंत्री रहे, राजस्थान सरकार में संगठन के बहुत लंबे समय तक काम किया। उनका बेटा आज हमारा अपना बिल्कुल पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र के, और जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे विभाग का मंत्री बनाया है। किसानों को हमेशा ये मानते थे कि कृषि मंत्री बना दो, राजस्व मंत्री बना दो, पंचायत राज मंत्री बना दो, लेकिन जो हमेशा पगड़ी पहनते हैं, राजस्थान की शान बढ़ाने का काम करते हैं, जाबर जी खर्रा को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शहरी विकास का काम सौंपा है। ऐसे व्यक्ति के स्वागत के लिए मैं आग्रह करना चाहता हूं बाबूलाल जी से और जितेंद्र भाई जी से, आप आए और जाबर जी खर्रा का पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। कब हुआ था? मुख्यमंत्री जी सुनो, देख रहे हैं कि नहीं? ऐसा नहीं, मेरा मंत्री दादा था। अब मैं आगे स्वागत के लिए हमारे बीच में जयपुर जिले की प्रथम नागरिक रमाजी चोपड़ा है। मैं आग्रह करूंगा यहाँ की सरपंच साहिबा से आप आए और रमाजी चोपड़ा को शोर उड़ाकर इनका सम्मान करें। यहाँ की स्थानीय सरपंच साहिबा, बहुत ही लाडले नेता जिनको जाना जाता है हमेशा लाल के नाम से, हम बड़े प्रेम से कहते हैं। कई बार के विधायक संगठन में बहुत लंबे समय तक जिन्होंने काम किया, रामलाल जी शर्मा चोमू के पूर्व विधायक हमारे बीच में हैं, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत करिए। मैं आग्रह करूंगा बाबूलाल जी से और जितेंद्र जी से कि इनको पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे मेहमान जिनका जिक्र मैंने आप लोगों से पूर्व में किया था, और मैं निवेदन कर रहा था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज यहां पुलवामा में जो 2 लोग हमारे और शहीद हुए थे, उनकी वीरांगनाओं का भी आने का यहां में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उनका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि उसके बाद में आगे का कार्यक्रम हम करने वाले हैं। हेमराज जी मीणा जो वहां पर इनके साथ शहीद हुए थे, सांगोद कोटा के निवासी हैं। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती बधुवाला मीणा, और साथ ही आपके गृह जिले से जीतराम गुजर सुंदरावली गांव, जिसको हम सब लोग जानते हैं, नगर भरतपुर की वीरांगना भी हमारे बीच में श्रीमती सुंदरी देवी आई हैं। इनका भी हम यहाँ स्वागत करें। बहुत सारी हमारी ऐसी वीरांगनाएं बहनें हमारे बीच में हैं, तो मैं उनका भी सबका स्वागत करता हूं। और साथ ही समय की पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए मैं आप सबके स्वागत के लिए, स्वागत भाषण के लिए आज हम अपने परिवार के बीच में हैं। मैं आग्रह करूंगा भाई जितेंद्र लांबा से कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी का, बाकी हमारे जितने भी मुख्य मेहमान हैं, उनका शब्दों के द्वारा स्वागत करें। भाई जितेंद्र लांबा जी। आज स्टेज पर अपने सम्मानित मंच को नमन करता हूं। परम आदरणीय महोदय जी, हमारे सभी के चैत्य लोकप्रिय मुख्य अतिथि माननीय भजनलाल जी शर्मा, किरोड़ीलाल जी मीणा, जाबर सिंह जी कर्रा, राजेंद्र सिंह जी, रामलाल शर्मा जी, सभी का आज इस पावन धरा पर, शहीद रोहिता सलामा की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सभी को पता है 14 फरवरी 2019 का अटैक पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में किस तरह आतंक हुआ था। 40 जवान, उनमें 20 की बॉडी भी नहीं मिली थी, उनमें एक मेरा भाई भी था। लेकिन सड़क से लेकर सरकार तक हमने 5 साल संघर्ष किया, और हमारे संघर्ष के साथी किरोड़ीलाल जी मीणा हमारे हमने एक निवेदन पे 13 दिन सड़क पर 72 साल की उम्र में सड़क पे मच्छर भी थे, पानी भी थी, बरसात भी था, मौसम भी खराब था, लेकिन मेरा परिवार डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा उनका हमेशा आभारी रहेगा। और इस पावन धरा पर सभी मंच अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।
चंदन है, खुशबू है, चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव की खुशी के दीप जलाते हैं। मेरे अतिथि आए हैं भगवान बनकर, मेरे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं। और सभी अंशों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमेशा बहुत लंबे समय तक इनके साथ में संघर्ष किया, किरोड़ीलाल जी मीणा साहब आप भी विराजमान हैं, डॉक्टर साहब प्रेम बरुआ जी, आप सब लोग हैं। जब रोहितास लामा जी शहीद हुए तो उस समय हम सब लोग आए थे। उनका जिक्र मैं तो नहीं करना चाहता, डॉक्टर साहब आपको पूरा पता है क्या क्या वायदे करे थे। हमारी भारत सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय बड़ी हमारे शहीदों का सम्मान करती आई है, लेकिन आपको साथियों सब पता है गत सरकार ने क्या क्या वायदे करे और कितने वायदे पूरे करे, ये आप भी जानते हैं और ये परिवार भी जानता है। लेकिन मैं बाकी विषय के लिए तो मैं बाद में निवेदन करूंगा ही। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार के शहरी विकास मंत्री जाबर सिंह जी खर्रा साहब को आप आए और आप सभी को संबोधित करें। जाबर सिंह जी खर्रा साहब। अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले अमर बलिदानी श्री रोहितास जी लांबा की मूर्ति अनावरण समारोह में आज के इस समारोह में अपनी गरिमा प्रदान करने और बलिदानी परिवार को अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देने पधारे ग्राम और आसपास के सभी सम्मानीय वरिष्ठ नागरिक बंधु, परम सम्मानीय मातृशक्ति और आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब और राजस्थान में संघर्ष के पर्याय माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, हमारे त्रिवेणी धाम से पधारे महाराज श्री राम निष्पाद लाल जी सहित सभी आदरणीय संतगण, सम्मानित मंच, सबको यथायोग्य अभिवादन। सबसे पहले मैं अमर बलिदानी श्री रोहितास जी लांबा को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उसके बाद जिस कोख से उन्होंने जन्म लिया उनकी माता श्रीमती घीसी देवी जी और उनके पिता श्री बाबूलाल जी को नमन करता हूं। शहीद वीरांगना और उनके पुत्र को भी मैं नमन प्रणाम करता हूं। ये बड़े गौरव का विषय है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हमारे जांबाज जवान जिस शिद्दत के साथ अपना सब कुछ बलिदान करने को तत्पर रहते हैं, उसी के परिणाम स्वरूप हम यहाँ चैन की नींद सो पाते हैं। और मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि चाहे -30 डिग्री हो, चाहे -40 डिग्री हो, चाहे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ -50 डिग्री में भी हमारे जवान 24 घंटे सन्नद्ध रहकर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने को तत्पर रहते हैं। और हमारे यहाँ टेम्परेचर जैसे ही माइनस तो बहुत दूर की बात है 5 डिग्री से नीचे जाता है, रजाई के ऊपर एक चद्दर जरूर ओढ़ लेते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि आजादी के 100 साल पूर्ण होते होते भारत दुनिया का सबसे विकसित, सबसे सबल, सबसे संपन्न और सर्वाधिक सामाजिक समरसता वाले राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाए, वो तब संभव हो पाएगा जब हम अधिकारों के बजाय इस राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य और दायित्व क्या बनते हैं,
उस पर ज्यादा चिंतन और मनन करें। और प्रधानमंत्री जी का ये सपना हमारे उन लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और आजादी के बाद हमारे उन हजारों जाबाज जवानों को समर्पित करने के लिए, सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए है, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस राष्ट्र के लिए अर्पण किया है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम हमारे उन लाखों करोड़ों क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और हजारों वीर जवानों को, जिन्होंने अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान किया था, सही मायने में श्रद्धांजलि तब दे पाएंगे जब उनके जो सपने थे, जो उनकी आशाएं थी, उनकी उम्मीदें थी कि हमारा राष्ट्र किस प्रकार का बनना चाहे, हम उस प्रकार का विकसित राष्ट्र आने वाले 2047 से पहले पहले बनाकर उन्हें सही मायने में श्रद्धांजलि दे पाने में सक्षम हो पाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर, कल ही मेरे संज्ञान में एक बात आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। 1962 से लेकर अब तक केवल मात्र 5 प्रकरण प्रदेश में है जिनमें अविवाहित सैनिकों ने अपना बलिदान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए दिया था। हमने बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की नौकरी देने का जो कानून बनाया था, उसमें अविवाहितों के लिए असमंजस की स्थिति है और ऐसे पूरे प्रदेश में केवल मात्र 5 ही प्रकरण है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के इस अवसर पर हम उनको भी किसी न किसी प्रकार के कानून नियमों में संशोधन कर राहत प्रदान करेंगे। और उसके साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में एक बात लाना चाहूंगा। अभी सीआरपीएफ के आईजी सहगल साहब ने मेरे से एक चर्चा की थी कि राजस्थान में हमारे जो जवान सेना के तीनों अंगों में और अर्धसैनिक बलों में सुदूर सीमाओं पर तैनात रहते हैं, उनके कुछ पारिवारिक या अड़ोसी पड़ोसी उन्हें हैरान परेशान करते हैं, उनको सही रूप से सहायता देने के लिए मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि वो अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में एक ओएसडी को ये जिम्मेदारी दें कि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण है वो उसको अपने स्तर पर संभाल कर उनको राहत प्रदान करने में सहायता करें। साथ ही मेरे विभाग से संबंधित 3 प्रकरण मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद आए थे और मैंने तीनों में ही जो अर्धसैनिक बलों के जवानों से संबंधित थे उनको राहत प्रदान करने के लिए संबंधित विभागों से कार्रवाई करवा कर उन्हें राहत प्रदान किए। और भविष्य में भी हम लोग जब तक हमारे जवानों का सम्मान नहीं करेंगे, उनके बलिदानी परिवारों के प्रति एक सम्मान का भाव, सहयोग का भाव नहीं रखेंगे, तब तक ये राष्ट्र पूर्ण रूप से संपन्न और विकसित नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि बलिदानी परिवारों के प्रति हमारा एक कर्तव्य और दायित्व बनता है और हमारे जाबाज जवानों के परिवारों के प्रति भी हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है कि हम उनका हर प्रकार से सहयोग करें, उनके सुख दुख में शामिल रहें। यही हमारे उन लाखों करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों और आजादी के बाद बलिदान देने वाले हमारे वीर जवानों को सही रूप में श्रद्धांजलि दे पाएंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ एक बार पुनः सभी को यथायोग्य अभिवादन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अब मैं ऐसे शख्सियत को याद करना चाहता हूं, को बुलाना चाहता हूं मंच पर, जिन्होंने राजस्थान के हर वर्ग के लिए बहुत संघर्ष करने का काम किया, हमेशा इस ऐसे विचारों की सरकार से संघर्ष करते रहे हैं। ऐसे हमारे राजस्थान सरकार के वरिष्ठ नेता कृषि मंत्री आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा साहब को आमंत्रित करता हूं, आप आए और सभा को संबोधित करें। तालियां बजाकर आप सब लोग स्वागत करिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेम जी बैरवा और कैबिनेट में मेरे साथी खर्रा साहब, हमारे पूर्व विधायक रामलाल जी और विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और आपके अपने इलाके के बहुत बड़े नेता राव राजेंद्र सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई ओम शर्मा जी, उपेंद्र यादव जी जो यहाँ से चुनाव लड़े हैं, संतगण, मंच पर विराजमान अन्य विशिष्ट अतिथिगण,
मेरे प्यारे भाइयों, एक दिन मैं कोटा के सांगोद में गया था। हमारी पार्टी की आक्रोश रैली थी। तो मंच पर भाषण के दौरान ये मधुबाला जो भी मंच पर बैठी हुई है चढ़ गई, विलाप करने लगी, कहने लगी कि हम वीरांगनाओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और जब ये पुलवामा के हमले में हमारे राजस्थान से 5 लोग शहीद हुए थे, तो आपको सबको जानकारी है, यहाँ रोहितास लांबा जी आपके इस गांव में शहीद हुए थे और बहुत बड़ा मेला लगा था। लगना भी चाहिए, जो देश के लिए शहीद होता है ऐसे अमर बलिदानी के लिए जितना हो सके अधिक से अधिक सम्मान देना चाहिए। तो मेरे को मिली थी यहाँ मधुबाला सांगोद में हमारे पार्टी के मंच पर। तो मैं जो कह के आया था, मैं आपको बुलाऊंगा, आपकी बाकी की 4 वीरांगनाओं को भी लेके आना। इन्होंने मेरे को बताया था कि पूरा 4 साल निकल गया और गहलोत साहब के 3 मंत्री उस अंतिम संस्कार में आए थे और सब तरह का वादा कर गए थे, नौकरी भी देंगे, सड़क भी लगाएंगे, मूर्ति भी स्थापित करेंगे। अब ये मूर्ति तो सारा खर्चा करके मंजू जाट ने तैयार की है। सरकार की, गहलोत सरकार की 1 कौड़ी इसमें नहीं लगी है। जो भी कुछ इनको मिला मंजू जाट और इसके परिवार को, सारा का सारा अपने वीर बलिदानी के चरणों में अर्पित कर दिया। गांव का स्कूल का नामकरण होना था, ऐसी सभी की समस्या थी। मधुबाला की अलग थी, ये सुंदरी गुजरी भी यहाँ पर आई है, इसकी भी अलग थी। कहीं सड़क का नामकरण करना, कहीं कॉलेज का करना, कहीं चौराहे का करना, जो कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो मैंने इन सबको बुलाया, विधानसभा चल रही थी, तो मैंने सोचा चलें। ये मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहती थी महज इसलिए कि आपके मंत्री अंतिम संस्कार में जो भरोसा देके आए, जो आश्वासन देके आए, उस पर खरे नहीं उतरे। आप हमारी बात सुन लो मुख्यमंत्री जी, केवल इतनी सी बात कहनी थी। मैं इनको लेके गया। अब मैं सांसद था राज्यसभा से, तो स्वाभाविक है हमको तो कोई घुसने में दिक्कत नहीं होती। और जब एक सांसद के साथ वीरांगना जाएं तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी से हम विधानसभा में मिलना चाहते थे, लेकिन मिलने के बजाय विधानसभा का दरवाजा बंद कर दिया और हमको उठा के धक्का मारते हुए राजस्थान की पुलिस, गहलोत वाली पुलिस, धक्का मारते हुए हमको शहर के एक चौराहे पर ले जाके छोड़ दिया। लेकिन हम रुकने वाले नहीं थे। हमने तय किया, मैंने तय किया, जो देश के लिए जिसने बलिदान दे दिया, अपना सब कुछ लुटा दिया, उस वीरांगना के साथ भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देगी। अंतिम सांस तक इनकी लड़ाई लड़ेंगे। मैंने इनको कहा, मन का यहीं रहना है। बरसात बरस रही थी, हम वहां शहीद स्मारक पर इनके नन्हे मुन्ने बच्चों, रोहतास लांबा का छोटा सा बच्चा है, ये सुंदरी के छोटी सी बच्ची है, और ये मधुबाला, हम धरने पर शहीद स्मारक पर बैठे रहे। मैंने इनको कहा, जब मुख्यमंत्री जी ने सुनना पसंद नहीं किया तो मेरे को राज्यपाल महोदय के पास ले गया। राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन दिया और ये कहा कि इनका क्या दोष है, ये सड़कों पर धक्का खा रही है। तो राज्यपाल ने कहा मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा। मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा, लेकिन मेरे को सलाह दी कि डॉक्टर साहब आप आए हो तो बगल में मुख्यमंत्री रहते हैं, इनको मिला लो। मैंने तो सोचा, मेरे को तो कर्फ्यू लगा रखा था पूरे 5 साल तक। सिविल लाइन में डॉक्टर किरोड़ीलाल के लिए गहलोत सरकार ने कर्फ्यू लगा रखा था, नो एंट्री। फिर भी मैं पहुंच जाता था, पता नहीं कहां से। अब मैं तो इंतजार कर रहा हूं भजन लाल जी उस बंगले पे जाएं जब गहलोत साहब रह रहे हैं, तो मेरे को कम से कम सिविल लाइन में तो एंट्री मिले। तो ये मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगा नहीं,
आप चली जाओ। ये भागी भागी मुख्यमंत्री के मिलने के, मैंने कह दिया जाओ आप मिल लेना मुख्यमंत्री, मैं वहीं खड़ा रहा। एक बच्चे को मैंने गोद में ले लिया, एक बच्ची को हम भूल गए जो सुंदरी के साथ थी। ये जैसे ही मुख्यमंत्री के घर के आगे पहुंची वीरांगनाएं, तो पुलिस आई, इनकी चोटी पकड़ी आपने देखा होगा, सड़कों पे घसीटा आपने देखा होगा, इनका साड़ी खींची वो आपने देखा होगा। एक छोटी सी बच्ची सुंदरी उनके बीच में फंस गई, अगर कुचल दी जाती तो वो मर जाती। आपने ये वीडियो जो वायरल हुआ था उस पर देखा। फिर उनको पुलिस लठ मार के जूता जाती कर करके गाड़ी में ले गई और इनके पिन चुबाती हुई गई और उस शहीद स्मारक पे छोड़ दिया। मैं वहां चला गया, इनको मैंने विलाप करते हुए देखा, रोते हुए देखा। तो मैंने तय किया या तो गहलोत से मिल के जाएंगे या गहलोत लाठी गोली चलाएगा, जब ये शहीद स्मारक छोड़ेंगे। हम आसानी से शहीद स्मारक छोड़ने वाले नहीं। हमने फिर जब गहलोत साहब नहीं मिले तो एक दिन सचिन पायलट साहब के घर चले गए। मैंने कि आप राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बहुत नजदीक हैं, आपने गहलोत साहब तो हमसे मिलना नहीं चाहते, मेरे से तो मत मिलो, मेरे से तो झगड़ा है। क्या झगड़ा है? पेपर सारे लीक कर डाले तो मैंने उनको नंगा किया। आमगढ़ में मूर्ति तोड़ दिया, केसरिया ध्वज फाड़ दिया तो मैं पहाड़ पर चढ़ गया। मेरे से तो भ्रष्टाचार के मामले मैंने उठाए, मैं तो वहां उसमें जो लॉकर थे उन्हीं को जाके पकड़ लिया। तो मेरे को तो वो बिल्कुल देखते ही बिदकते, जैसे लाल कपड़े को देखे सांड बिदकता है ना, वैसे गहलोत साहब मेरे से बिदकते। तो मैंने कहा आप चली जाओ। ये गई, जो दुर्व्यवहार किया उसका ही परिणाम है। ये वीरांगनाओं के साथ जो अत्याचार किया गहलोत की सरकार ने, उन्हीं का परिणाम है कि गहलोत साहब का पूरी तरह से सिविल लाइन का दरवाजा बंद करके प्रचंड बहुमत से आपने भजन लाल को मुख्यमंत्री बना के एहसान किया है। हम इस बात को भूलने वाले नहीं है। फिर रात में अचानक इन वीरांगना को उठाया, अपमानित किया पुलिस ने, बाल खींचे, कपड़े खींचे। और मैं उस दिन बीमार पड़ गया था तो मेरे पीछे से उठा के ले गए। तो मेरे को पता लगा मंजू जाट को किसी बगल की आपकी पीएचसी पे डाल रखा है। मैं भागा आया सामोद के पास, एसपी, कलेक्टर, पुलिस, घणई थाने, करीबन 150-200 की पुलिस। हम आपको जाने नहीं देंगे। मैंने कि मेरा डेमोक्रेटिक राइट है, आप मेरे को रोक नहीं सकते। अगर कोई मुकदमा है तो मेरे को गिरफ्तार करो, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। अगर मैं कोई कानून को हाथ में ले रहा है तो मेरे को लाठी चलाओ, गोली चलाओ, लेकिन मैं मंजू जाट से मिलने जाऊंगा, रुकने वाला नहीं। लेकिन पुलिस ने नहीं जाने दिया, मेरे को रोक लिया, धक्का मुक्की की। अब 72 साल का आदमी, जवान पुलिस के, ये इतने 30-30 साल के जो बड़े पुलिस के अधिकारी हैं, इन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए। आपने उन्होंने चैनलों में भी देखा होगा। लेकिन राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को पूरा नंगा करके विदा कर दिया। मेरा नंगा करने का परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। मैंने अंत में कहा अगर आप मंजू जाट से नहीं मिलने देना चाहते हो तो सामोद के बालाजी के दर्शन तो कर लेने दो। नहीं, कोई बालाजी के दर्शन नहीं करेंगे। आपको भरोसा नहीं बालाजी के वहां कोई जोश आ जाए और मंजू जाट को आप अमृतसर के अस्पताल में जाके हमसे छीन लाए। ऐसे ऐसे अन्याय इन बहन बेटियों के साथ किए हैं जिनके पतियों ने देश के लिए अद्भुत बलिदान दिया है। तो मंजू ने कहा था बाबा सरकार बदलेगी, मैं बद्दुआ दे रही हूं। मधुबाला ने भी यही कहा, सुंदरी ने यही कहा। तो हमारे सपने को पूरा करने का काम इन वीरांगनाओं किया। भारतीय जनता पार्टी का राज लौटाने का काम इन वीरांगनाओं ने किया है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री जी एक तो पिछली सरकार थी जिनका अपमान मुख्यमंत्री ने करवाया, मेरा करवा दिया तो कोई बात नहीं। हम तो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दल के कार्यकर्ताओं के धक्का मुक्की भी लगती है, गोली भी चलती है, लाठी भी चलती है, जेल भी जाते हैं। लेकिन वीरांगनाओं का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने हमारा मान रखा, हमारी बात रखी
और खुद मुख्यमंत्री और हमारे कई कैबिनेट मंत्री और हमारे विधायक और सारे पार्टी का संगठन आज हम रोहितास के चरणों में बैठकर हम ये कामना करते हैं। और मेरे को एक आभास हो गया है, इन्होंने तो न सड़क दी, न नामकरण किया, न नौकरी दी, लेकिन मेरे को भरोसा है, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी को भरतपुर जाना है, मैं कोई न कोई ऐसी बड़ी चीज मुख्यमंत्री जी देखे जाएंगे जो जब तक ये गांव है जब तक उस चीज को भूल नहीं पाएगी यहाँ की जनता, और उसका नामकरण रोहितास लांबा के नाम से होगा, ऐसी मेरे को आभास हुआ है। मैंने तो बात नहीं की, पर ये हमारे जाखड़ साहब ये बात कर रहे थे, एमएलए साहब, जो मैं समझ गया आंख के इशारे में कि हमारा एक बड़ा सपना काम पूरा हो गया। मैं आप सबका, वैसे तो मैं इस इलाके में 96 साल बाद आया हूं। 26 साल पहले मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था राजेश पायलट साहब से, चुनाव हार गया था, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ की जनता ने मेरे को भरपूर वोट दिया। उसके लिए यहाँ की जनता का, आसपास के गांव का, गांव वासियों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। और हमारी सरकार का चाहे उपेंद्र हार गया हो, आपके बीच में रहकर सेवा करेगा। हमारी सरकार पूरी तरह से सेंसिटिव है, किसी प्रकार की कोई परेशानी आवे तो हमारे जनप्रतिनिधियों को, मेरे को जरूर बता देना, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। और वो मेरी क्यों ज्यादा सुनते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़ा शुभ दिन आए कि हमारे पूर्वी राजस्थान का मुख्यमंत्री बन गया, मैं भी उधर का भी, ये भी उधर का हूं, और बनते ही सबसे बड़ा तोहफा दिया है 13 जिलों की ERCP यानी गंगा को लेके हमारे मुख्यमंत्री हमारे बीच में आए। अभी मेरे कान में जिलाध्यक्ष जी गुनगुना रहे थे, हमारे यहाँ पानी का क्या होगा, मैं इनकी 13 से 21 जिलों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, आपका इलाका भी उसमें कवर हो जाएगा, ऐसा मेरे को लगता है। आपने हमारा सम्मान किया, इसके लिए पूरे भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद डॉक्टर साहब, पूरा जीवन आपने बहुत संघर्ष करा है, राज में भी खूब रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन संघर्ष की एक मिसाल राजस्थान में आपने कायम की है। भाइयों, मैं जिक्र करना चाह रहा था, राजस्थान की ERCP का बिंदु मैंने पूर्व जिक्र किया। राजस्थान में अगर ऐसा ऐतिहासिक फैसला किसी ने करने का काम किया तो राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी ने किया है। तालियां बजाकर जोरदार स्वागत आप लोग अभिनंदन करिए। और मैं निवेदन भी कर दिया, मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर भी मैंने आपसे आग्रह किया है, हमारे जो बड़े बांध हैं, जौनपुरा धाबाई बांध, बूचारा बांध, चितौली बांध और चापड़ा के एक और दो तीन बांध हैं, उनके लिए भी हमने आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जी की पूरी निगाहें हैं, ये पूरा जिला पानी पीने के पानी के लिए आपने जोड़ने का काम किया है। 13 जिलों से ERCP को 21 जिलों में जोड़ने का आपने काम किया है। और माननीय आप यहां आए हो, मैं पुनः आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, पीने का पानी यहां है नहीं, सिंचाई के पानी की हम यहां कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन भजनलाल जी शर्मा का राजस्थान में आना हुआ और राजस्थान के कोने कोने में पीने का पानी का जाना तय हुआ, ऐसा फैसला राजस्थान की सरकार ने किया है। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे बहुत ही ऐसे ऊर्जावान नेता राजस्थान में जिनका संदेश देने का काम, और ऐसे व्यक्ति को आप विधायक बनाकर राजस्थान की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाने का काम ऐसे दलित नेता को आपने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा कोई परिचय के मोहताज नहीं है, उच्च शिक्षा मंत्री के नाते, परिवहन मंत्री के नाते हमारे बीच में है। आपका बहुत बहुत स्वागत, आप आए और अपने विचार रखें। डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब, एक बार स्वागत करिए जोरदार तालियां बजाकर। आज हमारे अमर शहीद रोहितास लांबा जी के मूर्ति अनावरण के इस मौके पर हमारे बीच में विराजमान हमारे राजस्थान प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने कुछ ही समय में इस राजस्थान में नई नई योजनाएं लाकर एक आमूलचूल परिवर्तन करने का
काम कर और इस राजस्थान के उत्थान के लिए, इस राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे हमारे सम्मान्य यशस्वी नेता भजनलाल जी शर्मा साहब हमारे बीच में विराजमान, जिनका संघर्ष अभी उनके मुख से आपने सुना। ऐसे कद्दावर नेता सम्मान्य करोड़ीलाल जी मीणा साहब, जो हमारे को हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। हमारे बीच में ही विराजमान ऐसे किसान नेता और शहरी विकास मंत्री, कैबिनेट के मंत्री सम्मान्य जाबर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे बीच में विराजमान हमारे जिले की जिला प्रमुख सम्मान्य रमा चोपड़ा जी, हमारे बीच में विराजमान हमारे पूर्व विधायक सम्मान्य रामलाल जी, पूर्व विधायक सम्मान्य राव राजेंद्र सिंह जी और पूर्व मंत्री, और मंच पर विराजमान मैं संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करता हूं, और सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा दोस्त और मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं प्रणाम करना चाहूंगा शहीद रोहितास लांबा जी के माता पिता को और उनकी वीरांगना और बच्चों को, कि जिन्होंने, उन माता पिताओं ने ऐसे लाल को जन्म दिया, जो लाल आज इस देश की मिट्टी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मैं उनके चरणों में प्रणाम करूंगा, और आप सब इस परिवार को और इस गांव को जो साहस और हिम्मत देने के लिए आप सब पधारे हैं, निश्चित रूप से इस परिवार को बहुत बड़ा संबल मिलेगा। और आज ये मूर्ति अनावरण कर इस गांव में, इस गांव के युवाओं, आसपास के जो भी लोग यहाँ आएंगे, निश्चित रूप से वो हमारे इस मूर्ति से ऐसी प्रेरणा लेकर जाएंगे, हमारा युवा वर्ग ऐसी प्रेरणा लेगा कि मैं इस राष्ट्र हित के लिए और इस देश के लिए मर मिटने के लिए, इसकी रक्षा के लिए हमेशा आपको हिम्मत देने वाली ये मूर्ति आपके सामने हमेशा रहेगी। इसके लिए मैं आपको, इस परिवार को और इस गांव वालों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज ऐसा ये गरिमाई कार्यक्रम जो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय का आने का, या हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक शहीद के सम्मान के लिए आप सारे काम छोड़कर आज हमारे बीच में आप हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, यहाँ जैसा आपका मन था कि वीरांगनाओं का सम्मान मैं अपने हाथों से करूंगा, तो हमारे वीरांगना बहनें हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं जो पुलवामा में 2 महीने जो हमारे 2 भाई शहीद हुए थे, हेमराज जी मीणा सांगोद कोटा और जीतराम जी गुर्जर सुंदरावली नगर भरतपुर से, उनकी दोनों वीरांगनाएं हमारे बहनें हमारे बीच में हैं। मैं क्रम से नाम लेना चाहता हूं कि मधुबाला जी मीणा कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका स्वागत करेंगे, आपका सम्मान करेंगे मोमेंटों के द्वारा शोल उड़ाकर। और एक बार आप सब लोगों से आग्रह करूंगा, तालियां बजाकर, नॉन स्टॉप तालियां चलनी चाहिए। ये हिंदुस्तान यदि आज अगर जिंदा है तो हमारे फौजी भाइयों के कारण से। जोरदार तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन। जीतराम गुर्जर की वीरांगना हमारी बहन श्रीमती सुंदरी देवी नगर भरतपुर से आई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका भी सम्मान करेंगे। जल्दी आओ, थोड़ा सा आओ, थोड़ा जल्दी कराओ बहन जी। तालियां बजाते रहिए, लगातार तालियां। हमारे अपने सब मेहमान हैं। श्याम सुंदर दंदरवाल जी, उनकी वीरांगना श्रीमती कृष्णा जी मंच पर आए। राजेश कुमार जी जाट, उनकी वीरांगना श्रीमती हंसी देवी जी, बहन जी आप भी आइए मंच पर। कमलेश देवी जी बाबूलाल जी हरिद्वार की वीरांगना हमारी बहन, आपसे भी आग्रह करूंगा मंच पर पधारें। शंकरलाल जी बराला, उनकी वीरांगना श्रीमती उर्मिला देवी जी, आप भी मंच पर पधारें। शहीद होशियार सिंह जी की वीरांगना हमारी बहन नमिता सीकर से आई, आपसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर पधारें। श्रीमती प्रियंका जी से आग्रह करूंगा कृपया मंच पर पधारें।
शहीद मुकेश कुमार जी बुनकर शाहपुरा रामपुरा, श्रीमती बीना देवी जी वीरांगना बहन से आग्रह करूंगा। और ऐसे शहीद बद्री सिंह जी जो करीरी गांव के रहने वाले हैं, 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे भारत मां की रक्षा करते करते। उनके सुपुत्र मैं मोहन सिंह जी से आग्रह करूंगा, आप कृपया मंच पर पधारें। राजेश दादरवाल जी की धर्मपत्नी श्रीमती ऋतु देवी जी, गोपाल बाबू खानपुर कन्नौज यूपी से हमारे बीच में आए हैं। आप आए बहन जी कन्नौज से, एक बार तालियां बजा दीजिए। कन्नौज से हमारी बहन चलकर आई है, हमारे शहीद की पत्नी है। आपका यहाँ की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। शहीद सरदारमल जी कलवानिया, उनके परिवार के सदस्य आए, मैं उनसे आग्रह करूंगा कृपया मंच पर पधारें। शहीद राजूराम जी सामोता सीगोद चौमू के रहने वाले हैं, उनके परिवारजन भी हमारे बीच में आए हैं। शहीद विजय कुमार जी, आपकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा जी हमारे बीच में हैं, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा। उन्नाव यूपी से आई हैं बहन जी, उन्नाव से आई हैं, आप तालियां बजाकर स्वागत करिए। उन्नाव का नाम कितना बड़ा देश में। महेश कुमार जी मीणा सीकर से, आपको भी परिवार, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सरोज देवी जी आई हैं, आपसे भी आग्रह करूंगा। और पैरा कमांडो मुकुट बिहारी मीणा जी, सेना मेडल जिनसे नवाजा गया, जिनको ऐसे व्यक्ति की धर्मपत्नी श्रीमती अंजना जी हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज आपका गौरव, इस गौरवमयी कार्यक्रम में आपका सबका, वीरांगनाओं बहनों का, हमारे शहीद परिवारों का सम्मान कर रहे हैं। ये केवल कोई संभव है तो भाजपा परिवार में संभव है, जिन्होंने हमेशा ऐसे आदर्श जिन्होंने प्राप्त किए, संस्कारों के साथ आपने आंती शुरुआत करी, ऐसी पार्टी में सब कुछ संभव है। तो मैं एक बार पुनः तालियां बजाकर आप सब लोग स्वागत और अभिनंदन करिए। तालियों मेरे श्यापरा, मेरा बीरो, ताली बजाओ जोरदार। आपकी आवाज में बहुत बड़ी ताकत है। यहाँ के किसान भाई बहुत मजबूत लोहों के रूप में ऐसे ताकतवर किसान भाई हैं, मैं सबको जानता हूं। सभी बहनों का स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा के द्वारा। इनका भरतपुर में कार्यक्रम है, विश्वविद्यालय का कार्यक्रम है, लेकिन पूरा समय, जितना समय हमें दिया था उससे अधिक समय आज आपने यहाँ शहीद परिवार के साथ और जितनी हमारी वीरांगनाएं बहनें हैं उनके साथ यहाँ पूरा आपने समय दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बिटिया हमारी जो अपनी मम्मी के साथ आई है, एक बार आपका भी, बिटिया का भी स्वागत करिए। इस बिटिया को तो ये भी पता नहीं था जिस समय इनके पिता शहीद हुए थे कि मेरे पिता कहाँ, कौन सी सर्विस में थे, लेकिन ये हिंदुस्तान में ऐसा करने का जो काम किया अटल बिहारी वाजपेयी जी और उसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने ऐसा उल्लेखनीय कार्य किया, ऐतिहासिक काम किया, जो आने वाली पीढ़ियां इस बात को याद करेंगी। और हमारे शहीद के परिवारजन पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत किया जा रहा है। तालियां बजाइए पटेल जी के लिए भी आप सब लोग, बहुत बहुत अभिनंदन आप सब करिए। और मैं अब जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं भारत माता को प्रणाम करता हूं। आप सबके साथ में दोनों हाथ खड़ा करके, मुट्ठी बंद करके, भारत माता की। आपकी आवाज में भाइयों मजा नहीं आया, पूरे दोनों आवाज ताकत के साथ, भारत माता की, भारत माता की। मैं आज के हमारे मुख्य मेहमान, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री, किसान के बेटे, धरती पुत्र के रूप में जिनको राजस्थान में जाना जाता है, संगठन के रूप में, संगठनकर्ता के रूप में आपको जाना जाता है, ऐसे से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का जोरदार दोनों हाथों से तालियां बजाकर स्वागत करिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में आपके आगमन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे मंजू बहन जी कहाँ है? मंजू बहन जी को मैं, हमारी रोहितास जी लांबा की धर्मपत्नी, हमारी लाडली बहन मंजू जी ने बहुत सारा संघर्ष किया किरोड़ीलाल जी के मार्गदर्शन में। और इस बहन ने जो संघर्ष किया, आप सब लोगों ने मीडिया में भी देखा, अखबारों में भी देखा। इस बहन के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए आप सब लोग। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपका सम्मान कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये बेटा हमारा, ये आज अपने पिता के जो एक वारिस के रूप में, वर्दी के रूप में, वर्दी पहनकर आज हमारे ये एक राष्ट्रवाद के इस आवाज को बुलंद करने के लिए हमारे बीच में है।
और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे विनती करता हूं, आपसे आग्रह करता हूं, आप आएं और जनता को संबोधित करें। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, तालियां बजाकर स्वागत और अभिनंदन करिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शहीद रोहतास लांबा, शहीद रोहतास लांबा, शहीद रोहतास लांबा। आज शहीद रोहतास लांबा की मूर्ति प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में हमारे बीच में मेरे साथी कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी और कैबिनेट में ही हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जिन्होंने अपना कर्म के आधार पर, संघर्ष के आधार पर पहचान बनाई, ऐसे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, हमारे पार्टी के ही वरिष्ठ नेता, किसान नेता के रूप में पूरे राजस्थान में जाने जाते हैं और देखते हैं तो वो किसान नेता ही हैं और किसान नेता हैं और दिखते भी किसान नेता हैं, ऐसे सम्माननीय झावर सिंह जी खर्रा साहब हमारे बीच में। मैं प्रणाम करता हूं हमारे रिक्सपाल दास जी महाराज जो हमारे बीच में पधारे हैं, प्रहलाद दास जी महाराज, बिहारी दास जी महाराज, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। हमारी पार्टी के नेता और विधायक सम्मानीय कुलदीप धनखड़ जी, पार्टी के हमारे पूर्व विधायक राव राजेंद्र जी, हमारी जयपुर की जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, हमारे पूर्व विधायक रामलाल शर्मा जी, यहाँ के हमारे प्रत्याशी रहे भाई उपेन्द्र यादव जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई श्याम शर्मा जी, और ऐसे पिता जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया, ऐसे में पिता बाबूलाल जी और शहीद की माता जी को भी मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उनके भाई जितेंद्र लांबा जी, श्रीमती मंजू देवी, हमारे शहीद लांबा की पत्नी, हमारी वीरांगना, हमारे सीआरपीएफ के आईजी विक्रम सहगल जी, श्रीमती नक्ची देवी सरपंच महोदय, वीरांगना मधुबाला मीणा जी, सुंदरी देवी जी, बीना देवी जी, और इस मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे इस गांव के पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, आपके भी मैं चरणों में नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि आपने इस गांव में
ऐसे एक लाडले सपूत को जन्म दिया जिसने मां भारती की सेवा करते हुए अपने प्राणों को नौछावर कर दिया। मैं पुनः ऐसे शहीद रोहतास लांबा को नमन करता हूं, सलाम करता हूं। आज मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि ऐसे जाबाज शहीद श्री रोहतास लांबा की मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में मैं शामिल हुआ हूं। ये अवसर मुझे मिला है। मैं माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी और उन सभी आयोजकों को, क्योंकि किरोड़ीलाल जी डॉक्टर साहब ने मेरे से कहा था कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। मेरे को कहीं एक आध दिन पीछे था, मेरे को कहीं कार्यक्रम पहले था, तो आपने कहा कि नहीं, इस कार्यक्रम में आना है। सभी आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ऐसे कार्यक्रम में मुझे उन्होंने बुलाया। राष्ट्र की सेवा करते हुए पुलवामा आतंकी हमले में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले रोहतास शर्मा के इस पुण्य कार्य पर मुझे बुलाया है। मैं निश्चित रूप से धन्य हुआ हूं। मैं कहना चाहता हूं, इनके माता पिता, इनके परिवारजन निश्चित रूप से इस बहादुर बेटे को जन्म दिया और देश की सेवा के लिए उन्होंने उसको सेना में भर्ती कराने का काम किया। मैं यहां आप सभी को, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। पुलवामा के शहीदों को जिस तरह से केंद्र की हमारी सरकार ने निर्णय लिया और उनको जवाब देने का काम किया। मित्रों, मैं आपको इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जब शहीद, अगर कोई सेना का शहीद वहां बॉर्डर पर होता था तो उसको कोई घर लाने की व्यवस्था नहीं थी। उसका तुम्हारी दाह संस्कार कर दिया जाता था। उसकी बेल्ट आती थी, उसकी टोपी आती थी। मैं आपके माध्यम से आज इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि उन्होंने कारगिल के बाद हर शहीद को सम्मान देने का काम किया और हर शहीद को उसके गांव में आना और उसकी सम्मान के साथ अंत्येष्टि करना और उसको लाभ देने का काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। मित्रों, ये काम वो कर सकता है जिसका मात्र माता से, हमारे भारत माता से उनका प्रेम होगा। वो उनको पहचान सकेंगे कि शहीदों की कीमत क्या है। शहीदों की कोई कीमत नहीं होती है। शहीद शहीद होता है। शहीद उस मातृभूमि के लिए काम करता है, उसको सम्मान मिलना चाहिए। ये सम्मान्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने करके दिखाया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज उन परिस्थितियों में और आज की परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। पहले आप देखते थे आए दिन देश के अंदर आतंकवादी आते थे, किसी रेलवे स्टेशन पर बम फोड़ के चले जाते थे, किसी मंदिर पर बम फोड़ करके चले जाते थे, किसी बस स्टैंड पर बम फोड़ करके चले जाते थे और हम हताश होकर के देखते थे। कोई कार्रवाई नहीं होती थी। यहां तक कि बॉर्डर पर आए दिन इस तरह की घटना होती थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद वो आतंकी कहां चले गए ये पता नहीं, क्योंकि ये मजबूत सरकार थी केंद्र में,
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर उन्होंने दुस्साहस भी किया तो आपने देखा होगा बालाकोट और पुरी की घटनाएं वो साबित करके दिखा दिया कि अगर उधर से एक गोली चलेगी तो इधर से अनगिनत गोला छूटेंगे, आपको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। वो अगर किसी ने काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज हम कह सकते हैं कि हमारे सैनिक की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं देख सकता। अगर वो एक घटना होती है तो हमारे सैनिक तैयार होते हैं। सैनिकों ने पहली बार कहा कि हमको बॉर्डर पे तो भेज दिया जाता था, लेकिन हमारे हाथों को बांध के रखा करते थे। माननीय हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि सेना का कोई हाथ बंधा हुआ नहीं है, सेना मौके पर निर्णय ले और जवाब दे, और हमारी सेना ने प्रारंभ कर दिया। अगर उधर से थोड़ी सी हलचल होती है तो तुरंत हमारी सेना उसको जवाब देने का काम करती है। मित्रों, मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं, आपके उस वोट ने इस देश में परिवर्तन लाने का काम किया है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूछते हैं कि धारा 370 हटाने का काम किसने किया? लोग कहते हैं सभी कि आपने किया। सेनाओं को मजबूत करने का काम किसने किया? लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी ने किया, आपने किया। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये मैंने नहीं, मेरे गांव के उस किसान ने, गांव के उस गरीब ने, आप सबने वो काम किया है, क्योंकि आपकी एक वोट ने उसकी कीमत जानी, आपके एक एक वोट ने वो काम किया है। मित्रों, हजारों सालों की गुलामी के बाद हमारी संस्कृति को मिटाने का काम किया था, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को समाप्त करने का काम किया था। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दोबारा से हमारी सांस्कृतिक पुनरुत्थान का काम प्रारंभ हो गया है, और प्रारंभ भी कर दिया है। चाहे काशी विश्वनाथ का आप देख लें, चाहे महाकाल लोक देख लें, और चाहे बनता हुआ अयोध्या में राम मंदिर देख लें, ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है। ये सारी बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि आजादी से पहले इस देश के अंदर जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी, हमारे देश में हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आए, अंग्रेज आए, उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। लोगों ने आजादी के लिए अपने प्राण दिए थे, अपने आप को न्यौछावर कर दिया। लेकिन उसके बाद देश की धारा भी तुष्टीकरण के आधार पर चलने लग गई थी, तुष्टीकरण के आधार पर फैसले लेने लग गए थे। लोगों को लगा कि आखिरकार क्या हो रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के पहले आपने भ्रष्टाचार भी देखे होंगे। आए दिन हजारों के घोटाले आते थे, हर चीज में घोटाला होता था, हर चीज में घोटाला ही घोटाला होता था। 2014 के बाद देश में परिवर्तन की लहर आई, और गरीब कल्याण से लेकर के, देश के स्वाभिमान से लेकर के, देश के विकास से लेकर के एक नई छवि हमारे भारत की बनी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, पिछली 5 साल की सरकार भी डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, आपने देखा था किस तरह से हमारी बहनाओं के साथ, वीरांगनाओं के साथ उन्होंने किस तरह से बिहेव किया था, ये आप सभी को पता है। आए दिन भ्रष्टाचार की कहानी होती थी। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि महिलाओं की, अगर देश में अत्याचार में पहले नंबर कोई राज्य था तो वो राजस्थान था। हमारा प्रदेश शक्ति और भक्ति और शांति के नाम से जाना जाता है। हमारे यहां वीरांगनाओं की,
हमारे यहां हमारी उन माताओं की पूजा होती है। लेकिन यहां जिस तरह की स्थिति बनी, महिला अत्याचार में पहले नंबर पर था, भ्रष्टाचार में पहले नंबर था, पेपर लीक में पहले नंबर था। हमने कहा हमारी सरकार आएगी, हम संकल्प पत्र लेकर के आए थे। हमने कहा ऐसा काम नहीं चलेगा। हमने कहा महिला अत्याचार भी नहीं होगा, पेपर लीक भी नहीं होगा। और आपने देखा होगा, हमने 15 दिसंबर को शपथ ली और हमने वायदा किया था कि युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, यह किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने कहा कि एसआईटी का गठन करेंगे, हमने एसआईटी का भी गठन किया और पेपर लीक का काम भी प्रारंभ कर दिया। बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार करने का भी काम किया है। दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम भी करेंगे। उन युवाओं के सपनों को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। जिस युवाओं ने सपने देखे थे कि आने वाले समय में मैं पेपर दे रहा हूं, मैं मेरे पिता का सहारा बनूंगा, मेरे परिवार का सहारा बनूंगा, कहीं मेरे को नौकरी मिलेगी तो मैं ठीक प्रकार से जीवन यापन कर पाऊंगा। लेकिन उस सरकार ने उन युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर दिया। लेकिन हमने भी कहा, विधानसभा में कह रहे थे, हमसे कहा कि आप कौन सी परीक्षा की जांच कराओगे। हमने एक एक परीक्षा का बता दिया। उन्होंने कहा कि आप तो कहते थे कि हम जांच कराएंगे, मैंने एसआईटी से भी जांच कराएंगे। उन्होंने सीबीआई पर रोक लगा रखी थी, हमने उसको भी रोक को भी खोल दिया। हमने कहा कि आवश्यकता पड़ी तो हम सीबीआई की भी जांच कराएंगे, इसके लिए भी तैयार हो जाओ। वो भी हमने करके दिखाया है। ये शांत प्रदेश था, आए दिन आते थे, गैंगवार करते थे, चले जाते थे। हमने कहा यह शांति प्रदेश है, हमारे गैंगवार से नहीं किया जाएगा। हमने गैंगस्टर फोर्स का भी निर्माण करने का काम किया है और उसने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है। राजस्थान में इस तरह का गैंगवार अब नहीं होगा। लोग जेलों से गैंगवार को चलाने लग गए थे। हमने कहा हर 7 दिन में जेलों की जांच होगी और 3 जेलों में मिले मोबाइल उनको तुरंत सस्पेंड करने का अधिकारियों को काम किया है। ये हमारी सरकार करना चाहती है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो वायदे किए धीरे धीरे हमने प्रारंभ कर दिए हैं। हमने कहा कि किसानों को सम्मान निधि देने का काम हम 6,000 से बढ़ा करके 12,000 करेंगे। पहली किस्त हमने 2,000 बढ़ा करके 6,000 से 8,000 किसानों को सम्मान देने का काम किया है। ये हमारी राजस्थान की सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने कहा हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। हमारी सरकार 15 दिसंबर को बनी थी, 22 को फैसला लिया और 1 जनवरी को 73 लाख महिलाओं को सिलेंडर देने का हमने काम प्रारंभ कर दिया है। हमारी जो वायदे किए थे हमने पूरा करने के प्रारंभ हमने कर दिया है। यही नहीं मित्रों, हमने कहा कि हमारी आशा सहयोगिनी है, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका बहुत वेतन बढ़ाने का हम काम करेंगे। हमने उनका सभी का 10% वेतन बढ़ाने का भी हमने काम किया है। हमने कहा कि किसानों का गेहूं का बोनस भी हम बढ़ाएंगे। हमने 2275 रुपए था, उससे हमने 125 रुपए बढ़ा करके 2400 रुपए करने का काम भी हमने आपके सामने किया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, ये आपकी सरकार है, किसानों की सरकार है। किसानों ने जिस मन और भाव से सरकार को चुना है, हम आपका एक एक वायदा पूरा करेंगे, एक एक वायदा पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मेरे को बताया था, डॉक्टर साहब ने कहा कि आपको इस कार्यक्रम में आना है। मुझे पता था डॉक्टर साहब कोई अच्छी पहल करेंगे, यहां मंच पर विराजे सभी अच्छी पहल करेंगे। कुलदीप जी भी मेरे से कह रहे थे, अरे हमने वायदा किया है उसे पूरा करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। और डॉक्टर साहब ने जो कहा है, वो डॉक्टर साहब की बात और हमारे मंच पर बैठे सभी जो हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे नेता हैं, अगर उन्होंने कहा है तो उनकी बात पूरी होगी। यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में हमारा कार्यकर्ता रहता है या बूथ अध्यक्ष के रूप में रहता है
या मंडल अध्यक्ष के कार्यकारिणी मंडल अध्यक्ष और उसकी कार्यकारिणी रहती है, या जिले के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष से लेकर के जो रहते हैं, या प्रदेश के पदाधिकारी भी रहते हैं, क्योंकि वो विश्वास करता है। वो विश्वास के बीच में आपसे कहता है, अगर उसने भी कोई आपके बीच में मांग रखी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस मांग को भी हम पूरा करेंगे, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हम जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं, जनता के बीच में हम काम करते हैं। हमारी सरकार आपके हर मोड़ पर आपको जो आप चाहेंगे वो करके दिखाएगी, ये मैं और कहना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस गोविंदपुरा बासडी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं कि यहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी की घोषणा आज मैं यहां करना चाहता हूं। यही नहीं, मेरे को कहा कि ज्यादा नहीं है। अरे मैंने कहा ज्यादा भी हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो शहीद का काम है। हमारे उस भाई ने इस मां भारती के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, उसकी कोई मांग बड़ी नहीं होती है। उन्होंने कहा कि हमारा सड़क है 400 मीटर, 400 मीटर नहीं, आप 500 मीटर बनाइए। डॉक्टर साहब आपने कह दिया, निश्चित रूप से कुलदीप जी कह दिया, 500 मीटर सड़क आपकी बनेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। एक बात और मेरे से कहा है, राव राजेंद्र जी ने भी कहा है, जावर सिंह जी ने भी कहा है, निश्चित रूप से, क्योंकि मित्रों अगर हमारी संवेदनाएं जनता के प्रति नहीं रहेंगी, व्यक्ति के प्रति नहीं रहेंगी, क्योंकि ये देश हजारों सालों से एक दूसरे की संवेदनाओं के ऊपर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारा विचार वो है कि जिसे लेकर के हम चलते हैं। लाखों सालों का ये देश है, और ये देश वो देश है जो दुनिया का सिरमौर है। बीच में कई तरह की दिक्कतें आई, पाश्चात्य संस्कृति ने इस देश को कई तरह की व्यवस्थाओं में बदलने का काम किया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ये देश की संस्कृति ऐसी है कि वो बदल नहीं सके, वो इसमें आकर के समा गए, और हमारी संस्कृति वही है। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा। आज भारत 2014 के बाद लगातार विश्व गुरु की सीढ़ी पर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। आप सभी का सहयोग इस भारतीय संस्कृति के लिए है, तो ये भारतीय संस्कृति 21वीं सदी में विश्व में वो ही भारत माँ होगी। दुनिया इस भारत माँ को सलाम करेगी, दुनिया इस भारत माँ को ढोक देगी, और हमारा देश फिर से उस विश्व गुरु के पदासन पर ग्रहण करेगा, वो रहेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, आपने ऐसे पुण्य कार्य में मुझे बुलाया, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। अरे भाई, ये तो होगा ही जब रोहतास लांबा जी के शहीद स्मारक के मौके पर अगर पीएचसी का उद्घाटन घोषणा हो रही है तो इसका नाम भी वही होगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप लोगों ने जो मेरे को मान और सम्मान दिया, ऐसे पुण्य कार्य में मुझे बुलाया, मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार तो जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जोरदार तालियां, अभिनंदन। और मैं एक ऐसे शख्सियत को बुलाना चाहता हूं मंच पर जिन्होंने शहीद रोहितास लांबा जी की मूर्ति बनाने का काम किया है। महावीर भारती मूर्तिकार जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती निर्मला कुलहरी जी को आप मंच पर आए और आपका
स्वागत भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा होगा, सम्मान होगा। कृपया दोनों आप, महावीर मूर्तिकार जी और निर्मला कुलहरी जी, आप दोनों मंच पर पधारें। और मैं अंत में आभार और धन्यवाद के लिए आमंत्रित करता हूं भाजपा के बहुत ही ऊर्जावान जिलाध्यक्ष श्याम शर्मा जी को। आप आए और आभार और धन्यवाद ज्ञापित करें। श्रीमान श्याम शर्मा जी।